चलो आज एक टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके फार्मूलाज पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक जगह पर उसके फार्मूला को कलेक्ट करेंगे और कुछ बातों को रिमाइंड करेंगे। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अंतिम टॉपिक्स था जो हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड ही सिर्फ फार्मूला हम लोग को लिखना है। और एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सारा जैक बोर्ड के 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हम लोग एटलीस्ट 41 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये 42 टॉपिक्स है जिसमें हम लोग आज कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उसके फार्मूला पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात पता होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर्स के जो बात हुई थी तो उसमें हम लोग समझ पाए थे कि कैपेसिटर इज़ ए मेटलिक डिवाइस टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, यानी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर कर कर रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे कुछ। और एक हम लोग पढ़ना था कैपेसिटेंस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि बार बार जो बातें रिपीट होगी वो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ये दो बातें ही रिपीट करेंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस कॉन्सेप्ट पे हम लोग लगाते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, तो कैपेसिटेंस of a conductor is related to its ability to store the electric charge। ठीक है, ये सारी बातें पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों का कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि एक पानी का टंकी है। ठीक है, तो ये जो पानी का टंकी है जिस बर्तन का बना हुआ है, मान लो प्लास्टिक का या किसी एक मेटलिक कंडक्टर का मेटल का बना हुआ है, तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, यानी ये पानी का टंकी हमारा कैपेसिटर का काम कर रहा है। और इसके अंदर जितना पानी रह सकता है, जितना लीटर पानी रह सकता है, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कैपेसिटेंस से हम लोग को किसी भी बर्तन का, किसी भी पात्र का कैपेसिटर क्षमता का पता चलता है। ठीक है, इसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, और जिसमें रख सकते हैं उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ये तो बात हो गई पानी के लिए, लेकिन हम लोग यही कॉन्सेप्ट पढ़े थे, चार्ज में भी पढ़े थे। तो चार्ज में अलग अलग एक मैनेजमेंट करेंगे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा और बाद में हम लोग उसी को उतना ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को बात रिमाइंड होगा तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि जो भी चार्ज स्टोर करते हैं उसके कारण पोटेंशियल क्रिएट होता है, यानी पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। यहीं पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम लोग एक कांस्टेंट सी यूज किए थे। सी इज ए कांस्टेंट, सी इज़ ए कांस्टेंट विच इज़ नॉन एज कैपेसिटेंस इसी को हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो सी इक्वल टू हमारे पास मान क्या हो गया, क्यू बाई भी। ठीक है, इफ़ अगर हमारे पास भी इक्वल टू 1 वोल्ट है तो सी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू। यानी कुल मिलाकर अगर हम कह सकते हैं कि ए कंडक्टर इज सेड टू हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फराड इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज राइज टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। फराड वाली बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट हो गया, ये चार्ज के लिए हम लोग कूलम यूज करेंगे। ठीक है, और वोल्ट के लिए हम लोग पोटेंशियल के लिए वोल्ट यूज करेंगे, यानी चार्ज कूलम पर वोल्ट हो गया हमारे पास। इसी कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैराड कहते हैं, और इसी एक फैराड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि ए कंडक्टर इज सेड टू हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड इफ़ 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम चार्ज राइज टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से जितना चार्ज बढ़ सकता है उसी को हम लोग 1 फैराड या 1 कूलम 1 फैराड कैपेसिटेंस हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई कि कैपेसिटेंस से रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि टाइप ऑफ कैपेसिटर हम लोग पढ़े हुए हैं। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर्स में अमूमन हम लोग 3 तरह से पढ़े हुए थे। पहला हम लोग ये तीनों को एक्सप्लेन करते हुए अलग अलग हम लोग फार्मूला भी लिखेंगे। पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड था हम लोग के पास स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा था सिलेंड्रिकल
कैपेसिटर। ये सभी का सेपरेट वीडियो बना हुआ है पूरा डिटेल के साथ, हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़े हुए हैं। जो भी बच्चे अगर नहीं देखे हो तो तीनों का देख सकते हो, सभी जगह हम लोग डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग समझ सकते हैं कि क्या करना पड़ता है। तो दो प्लेट लेते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल फॉर्म में होता है। ये जैसे मान लो कि एक पैरेलल प्लेट है जो पैरेलल फॉर्म है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इसके सरफेस पे पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके पैरेलल में जो सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके दूसरे एंड वाले में पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी को हम अर्सेट करते हैं ताकि हमारा कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा हुआ रहे। इस दोनों कैपेसिटर का नाम अगर M और N लिखते हैं और इस पैरेलल प्लेट का एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज़ स्मॉल d, तब हमारे पास क्या इसका कैपेसिटेंस बनता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों प्लेट के बीच में यहाँ जो गैपिंग है यहाँ पर या तो मीडियम एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसी दोनों पे बात कर सकते हैं, क्योंकि एयर एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर एयर या एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर वैक्यूम के लिए लगभग एक होता है जो हम लोग यूज करते हैं। दैट्स वाई हम लोग इसको एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी है यानी जो मीडियम है वो हमारा कौन है, एप्सिलॉन नॉट है। यानी हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज एयर या वैक्यूम हम इसको कहते हैं, जिसको एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करेंगे। तो हम लोग ये निकाल के रखे हुए हैं C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वेयर A इज़ क्या है बोलो, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, एंड D इज़ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ठीक है, प्लेट्स। तो ये हमारे पास एक पता चल गया, ये हमारा फार्मूला नंबर 1 हो गया। जितना भी बॉक्स में बंद करके रख रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको कि फार्मूला कॉपी में भी सब कोई नोट करके रखोगे। ये तो पहला सिचुएशन बन गया जब हम लोग पैरेलल प्लेट के बीच में एयर रखे हुए हैं तब। अगर दूसरा सिचुएशन ऐसे समझो, ये सारा डिटेल हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले से वीडियो बना हुआ है इसका। ये इस पर हम सरफेस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज अगर टर्मिनल पे देते हैं, इसके अपोजिट में नेगेटिव और इसके अपोजिट में पॉजिटिव है, ये हम अर्थट कर दें कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसके बीच में जो गैप है ना, इस गैप को हम भरने के लिए एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लेब ले लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लेब क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब इस तरह का मटेरियल होता है जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या क्या आता है, तो जिसमें माइका हो गया, पेपर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, मेटल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारा कुछ अलग अलग मटेरियल हम लोग इस पर डाल के रख सकते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसको हम लोग के से इंडिकेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लेब fully fills between the two plates। इसमें भी सिचुएशन क्या बनता है कि अभी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो है इसको हम फुल्ली इसके अंदर पैक कर दिए हुए हैं, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसा लेंगे जिसमें हम लोग पार्शियली रखेंगे, ठीक, यानी दोनों तरफ में गैप होगा, तब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनता है। इस सिचुएशन पे बात करें तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगा, मान लो इसको C नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये तो हम लोग को पता ही था कि कैपेसिटेंस ऑफ द टू पैरेलल प्लेट होता है। लेकिन K अगर मीडियम, अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ये K टाइम्स जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी K टाइम्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुल मिला के कहें तो पहले वाले सिचुएशन में हमारे पास जो ये वैल्यू था इसी को हम लोग C कह रहे थे, ठीक है, यानी C नॉट इक्वल टू K इंटू C हो गया, ठीक। तो ये हमारा ये निकल गया डाइलेक्ट्रिक के सिचुएशन में। अगर हम लोग पैरेलल प्लेट के
पे बात करेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, तो हमारे पास ये होगा। ये हमेशा ध्यान रखोगे कि के जो है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में सी नॉट यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर यहाँ पे कोई मीडियम हम डालते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कैपेसिटेंस जो है नॉर्मल वाले या एयर या वैक्यूम की सिचुएशन से जो था उससे ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम समझ सकते हो कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे जब पढ़े थे इस टॉपिक्स में, तो हम लोग मान लो कि कुछ मटेरियल ले लेते हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक पे बात करते हैं और कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान पे बात करते हैं। जैसे हम लोग एयर या वैक्यूम पे बात कर चुके हैं तो हम लोग को पता चला है कि इसका मान 1 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम माइका ले लेते तो क्या सिचुएशन बनता, तो माइका लेने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन बनता ये 2.23 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। लेकिन अगर हम पेपर डाल देते हैं बीच में, तो पेपर डालने के बाद ये 6 to 7 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। यानी जो कैपेसिटेंस यानी स्टोर करने की जो क्षमता है वो 6 to 7 टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर इस दोनों प्लेट के बीच में अगर हम पेपर डाल देंगे। अगर वाटर डाल दें तो क्या हो, तो वाटर डालने के बाद पता होना चाहिए 81 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी अगर हम इस दोनों प्लेट के बीच में वाटर डाल देते हैं, प्योर वाटर डालते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो पुराने वाले सिचुएशन से 81 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से बैटरी के प्लेटों के बीच में हम लोग पानी डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये बात हम लोग को पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिख सकते हो वेयर के इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग इसमें चलते हैं पार्शियली। अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली रखते हैं, देखोगे यहाँ पे, हालांकि ये वीडियो भी हम लोग सेपरेटली पढ़ चुके हैं कि मान लो पैरेलल प्लेट ले लेते हैं 2, ठीक है। और हम लोग इस दोनों प्लेट पे जब चार्ज देते हैं, इस पे चार्ज अगर बैटरी के प्लस टर्मिनल से देते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ये प्लस नेगेटिव क्यों होता है इसकी भी बातें हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हो वीडियो जाकर देखो, वहाँ पर सारा बात समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख लेते हैं और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल टी कह रहे हैं, यानी ये छोटा वाला डिस्टेंस स्मॉल टी है और ये टोटल डिस्टेंस जो है ये डी है। तो रेस्ट जो हमारा मान बचेगा, यानी ये जो गैपिंग है सफ़ेद वाला, ये जो गैपिंग है इसकी डिस्टेंस जो बन जाएगी वो डी माइनस टी बनेगा, ठीक है। ये हमारा सिचुएशन बन गया। और एक बात कि ये यहाँ पर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो के है, ठीक है। तो इस के साथ ही हम लोग इसके मान को चेंज करेंगे और यहाँ पे जो रेस्ट वैल्यू जो गैप है ये हमारे लिए एप्सिलॉन नॉट का काम करेगा, यानी या तो एयर है या वैक्यूम है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट यूज हो रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इस सिचुएशन में हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग निकाल के रखे हुए हैं पहले से ही कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric slab partially यानी बहुत ही कम जो है हम लोग इसको रखे हुए हैं, फिल्स बिटवीन द टू प्लेट्स। तो वैसे स्थिति में हमारे पास जो कैपेसिटेंस जो बना था, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हम लोग अगर सी नॉट से इंडिकेट करें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। ये हम लोग पहले भी निकाल कर सॉल्व करके रखे हुए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हो ज़रूर वीडियो देखो, तभी ये समझ में आएगा। सिर्फ ये उन बच्चों के लिए समझ में आने वाला है जो टोटल वीडियो देख चुके हैं, उनके लिए ही हम ये फार्मूला को अलग से कलेक्ट करके यहाँ पर रख रहे हैं। एक सिचुएशन यहाँ पे समझ सकते हो कि मान लिया जाए कि टी जो है वो डी के इक्वल हो जाए, है ना, यानी टी जो है हमारा वो डी के इक्वल हो जाए, तो ये सिचुएशन कैसा बन जाएगा, देखो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए तो रह ही गया, यहाँ पे डी माइनस ये टी हमको क्या बन गया, डी 1 माइनस 1 बाई के। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें या सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी इंटू 1 डी माइनस इंटू माइनस प्लस डी बाई के, ठीक है। ये दोनों ख़त्म होने के बाद सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, ये के ऊपर चला गया के बाई डी। ये याद करो, ये वही सिचुएशन था जब हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसको फुल्ली फिल कर चुके थे, है ना। फिल करने के बाद हमारे पास जो मान आया था वो था के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये वही सिचुएशन है, यानी अगर हम लोग पार्शियली करते हैं तो हमारे पास ये आता है, आप फुल्ली करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आता है।
अब यहाँ पे कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हम पार्सली फुलफ़िल करेंगे तो जब उस समय स्थिति में हमारे पास ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा या फुल्ली फिल करेंगे तब हमारे पास आएगा। तो देखो यहाँ एक बात गौर करो, यहाँ जब हम फुल्ली फिल कर दिए थे टी इक्वल टू डी किए हुए थे तो हमारे पास यहाँ जो डिवाइडेड वैल्यू है वो डी है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हम पार्सली मान को चेंज किए थे तो पार्सली अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखे थे तो डी माइनस समथिंग, यानी जितना पतला हम लोग लिए हुए थे उससे हम लोग इसको माइनस करके डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ देखो, मान लो यहाँ डी का मान 5 अगर है तो यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ लैप्स होने के बाद यहाँ लेस देन 5 बनेगा, मान लो 3 बनता है। तो अगर किसी मान को अगर हम छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा होगा, और अगर बड़े से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, छोटा होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम तुमको कहें कि इस सिचुएशन में जब हम पार्सली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो पैरेलल प्लेट के बीच में फिक्स करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस टॉपिक्स, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो मान है कि सपोज़ मान लो कि अगर यहाँ पर डी के साथ हम टोटली फुलफ़िल किए हुए थे डाइलेक्ट्रिक को, तो जो यहाँ पर जो मान आएगा उसकी तुलना में यहाँ का जो मान होगा वो ज़्यादा होगा। सपोज़ मान लो कि फुलफ़िल करने के बाद हमारे पास जो कैपेसिटेंस का जो मान है उसको अगर हम सी समथिंग अगर मान लो एक्स कह रहे हैं या स्टार कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सी नॉट इज़ ग्रेटर देन सी स्टार, ठीक है। सी स्टार क्या है कि सी स्टार है जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फुल्ली इस पर हम लोग फुलफ़िल किए हुए थे, लेकिन सी नॉट क्या है अगर हम लोग पार्सली इसको फुलफ़िल किए हुए थे। तो ये सिचुएशन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स पे। देखो यहाँ नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन देखोगे, एक बार हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, या कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब समझो कि मान लो ये एक कंडक्टर है, गोल है, इस पे हम चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कैपेसिटेंस जो कि स्टोर होगा वो हम लोग को पता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर इज़ द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, या मान लो इसको हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल। इस स्फेरिकल को हम कोई मैनेजमेंट नहीं किए, मान सिर्फ इस पे हम चार्ज दे रहा है और वो कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, वो रख सकता है सिर्फ जितना इसका रेडियस होगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरा सिचुएशन हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। देखोगे यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहा है, एक यूज हो रहा है कैपेसिटर, दूसरा यूज हो रहा है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का मतलब है कि हम एक ऐसा लिए हुए हैं जिस पे कोई मैनेजमेंट नहीं किया, ना ही अर्थेट किया, ना ही कोई ऐसी मैनेजमेंट है जिससे हम इसके चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मैनेजमेंट, ये कंडक्टर ही है लेकिन इसकी मैनेजमेंट कुछ ऐसी है कि अगर हम इस पर मान लो कि ये इंटरनल स्फेरिकल है और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, लेकिन इसके अराउंडिंग बाहर में हम एक और स्फेरिकल प्लॉट करते हैं और इसके इंटरनल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव अंदर में क्यों है, बाहर में क्यों है, ये सारा कुछ इसी टॉपिक्स के वीडियो में मिल जाएगा तुम लोग को। और हम लोग इसको क्या किए, अर्थेट कर दिए, क्योंकि इसके बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और हम इसको अर्थेट कर दिए, और यहाँ से इसके बाहर वाले जो स्फेरिकल है उसकी रेडियस हमारा कैपिटल बी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, जिसको अगर हम C नॉट कहना चाहते हैं, तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ये हमारा निकल गया। जब हम लोग इस स्फेरिकल को कैपेसिटर में कन्वर्ट करके हम लोग इसमें चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर देखो तो इस सिचुएशन पे हम लोग को पता चलेगा कि ये जो टोटल मान था ये वही मान था जो हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर पे के कंडक्टर फॉर्म पे बात किए हुए थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखो तो C नॉट, ये अगर हम C कहते हैं इसको, इस पूरे मान को अगर हम C के फॉर्म में बदल रहे हैं तो B बाई बी माइनस ए हमारा मान हो गया। यानी कुल मिलाकर देखो तो C नॉट इज़ ग्रेटर देन C, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल हो रहा है, तो ऑफकोर्स C नॉट इज़ ग्रेटर देन C। यानी अगर हम सिर्फ कंडक्टर पे बात करते हैं और हम चार्ज को स्टोर करते हैं तो हमको बार बार चार्ज बढ़ाने के लिए रेडियस को बड़ा करना होता है। यानी ए को अगर हम और बड़ा करते तब फिर कुछ स्टोर होता, फिर और बड़ा करते तब स्टोर होता। लेकिन एक ऐसी मैनेजमेंट जिसमें हमारे पास वही स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिए और ऐसी मैनेजमेंट किए ताकि हमारे पास कई टाइम्स जो है अधिक चार्ज को यहाँ पर हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। चलो अब हम लोग तीसरा टॉपिक्स पे आ रहे हैं जो है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखोगे यहाँ पे, ठीक है।
तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल में याद करो, सभी बच्चों को याद होगा कि हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इस पे हम लोग चार्ज प्लस चार्ज हम लोग दिए हुए हैं इसके सरफेस पे, ठीक है। इसके अराउंडिंग एक हम लोग और सरफेस पे सिलेंड्रिकल प्लॉट करते हैं, कुछ ऐसा प्लॉट किए हुए थे, ठीक है, सभी बच्चों को याद होगा ये चीज़, ठीक। और ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस से इसकी जो दूरी है वो a है, और यहाँ से ये बाहर वाले जो सिलेंडर हैं उसकी जो डिस्टेंस है वो b है। तो वैसे स्थिति में ये इसके इंटरनल पार्ट्स पे नेगेटिव चार्ज है और इसके बाहर वाले पार्ट्स पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग अर्थिट किए हुए हैं। ये वीडियो तुमको मिल जाएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसी चैनल पे तुम लोग को मिल जाएगा, तुम जाके वहाँ देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इस जो हम लोग मान निकाल के रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2 पाई सी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई लॉग ई पी बाई ए। एल इज़ द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसका ये लेंथ है, ठीक है। और ए और बी की इसके एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है, ये हम लोग का होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ भी निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ अगर हम बात करें तो पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है सी बाई एल, इसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे तो सी बाई एल हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बी बाई ए, ठीक है। इसको अगर हम सी नॉट कहें तो सी नॉट इज़ द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, सी नॉट इक्वल टू हमारे पास ये मान निकल सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखोगे, लॉग ई को लॉग 10 बेस में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मान हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.303303 लॉग 10 बी बाई ए, ठीक है। लॉग 10 को जब लॉग ई को लॉग 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमको यहाँ भी इसको चेंज करके लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई 2.303 इंटू लॉग 10 बी बाई ए, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉग ई के फॉर्म में नहीं देकर लॉग 10 के फॉर्म में देगा, तो हम लोग इस तरह से इसको चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीनों कैपेसिटेंस पे बात, जिसमें हम लोग बात किए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स पे, ये हो चुका। हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं सभी बच्चों को जो अब तक इस तीनों टॉपिक्स का वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, तभी ये सारी बातें समझ में आएगी जो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। सिर्फ हमारा पर्पस है इस फॉर्मूला को रिमाइंड करवाना और एक जगह तुम लोग इसको कलेक्ट करके रखो ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान बन सके। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पे, यानी जोड़ने पर कि कैसे हम कैपेसिटर्स को ऐड कर सकते हैं और कौन कौन सा प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पता तो कर लें कि किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। हम जो चार्ज देते हैं, जिसके लिए इतनी मैनेजमेंट हम लोग किए हुए हैं, उसके लिए कितना चार्ज स्टोर होगा, यानी एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है। किसी भी चार्ज्ड कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो जिसको हम लोग कैपिटल यू से दिखाएंगे, ठीक है। एक बात याद रिमाइंड कर लो कि कैपेसिटर्स में किससे कॉम्बिनेशन है, C इक्वल टू क्यू बाई भी, यानी क्यू भी और C ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करता है। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमारा 3 फॉर्म में बटेगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये भी हमारा एक फॉर्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। एक फॉर्म हो गया हमारा 1/2 सी भी स्क्वायर, ये भी हमारा एक फॉर्म हो गया। और एक फॉर्म हो गया 1/2 क्यू भी, ठीक है, क्यू भी। तो सभी बच्चों को बोलना चाहेंगे कि इसका भी सेपरेट वीडियो है, ये भी तुम समझ सकते हो कि कैसे हम लोग किसी कैपेसिटर्स में जो चार्ज स्टोर होती है उसकी एनर्जी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए हमारा फार्मूला निकल के आ रहा था 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, 1/2 सी भी स्क्वायर और 1/2 क्यू भी, ठीक है। ये हमारा 3 फॉर्म निकला हुआ है, इसका तीनों का सेपरेट वीडियो है। लेकिन चलो अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स पे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है तो हम लोग बात किए थे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात हम रिमाइंड यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज फॉर्म जो है, उसके लिए हम कैपेसिटर और रेसिस्टेंस इस दोनों पे बात एक साथ लेकर चल रहे हैं ताकि आगे चल के हम लोग को
आगे चल के हम लोग को LCR सर्किट पढ़ना है, जहाँ पे दोबारा हम लोग को रेसिस्टेंस यानी R और कैपेसिटर्स यानी कैपेसिटेंस जिसकी बात कर रहे हैं वो चीज़ इस जगह पे हम लोग को फिर से रिमाइंड करना होगा। कैपेसिटर्स मान लो ये हमारा 3 कैपेसिटर्स है जिसको सीरीज फॉर्म में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल हमारा बैटरी है जिसको हम कनेक्ट करते हैं, इसका पोटेंशियल भी है। ये कैपेसिटर C1, ये C2 और ये C3 है। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ जो चार्ज आ रहा है ये वही चार्ज यहाँ पे इन करेगा सब में, तो चार्ज यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी चार्ज इज सेम, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल हमारा डिफरेंट हो रहा है, तो इसका ये मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस निकलता है, ठीक है, पैरेलल प्लेट के लिए, तो ये इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये इसका फार्मूला हो गया। इसका भी अपना सेपरेट वीडियो है, वहाँ देख सकते हो कि कैसे ये फार्मूला आता है। लेकिन एक बात और, अगर इफ टू कैपेसिटर्स आर एडेड इन सीरीज, तो हमारे पास 1/C इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, C1 C2 का एल्सियम हो गया, C1 + C2 हो गया, यानी CS। अगर हम इसको चेंज कर लें, इसको पलट लेते हैं, तो ये C1 C2/C1 + C2, ये हमारा फॉर्म निकल जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अगर हमारे पास सिर्फ 2 है, अगर 2 या 2 से अधिक है तो हम इस फॉर्म में लिख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस पे। रेसिस्टेंस का सीरीज फॉर्म कुछ ऐसा याद आ रहा होगा, सभी बच्चे जो 10th क्लास में ओम्स के नियम पढ़े होंगे। मान लो इसका रेसिस्टेंस R1 R2 R3 है, तो यहाँ पर भी जो चार्ज है यानी करंट जो है वो नो चेंज, यानी करंट जो है करंट इज सेम, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास जो रेसिस्टेंस के लिए सीरीज फॉर्म में कॉम्बिनेशन जो आ रहा था उसको आ रहा था R1 + R2 + R3। ये सभी बच्चों को पता होगा। हम सिर्फ ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं तुम लोगों को कि अगर वही कैपेसिटर को सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं तो हमारे पास 1/CS इक्वल टू 1/C1 + 1/C + 1/C3 आ रहा है। लेकिन उसी रेसिस्टेंस को जब सीरीज फॉर्म में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है R1 + R2 + R3। चलो अब अगर हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, एक हो गया कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर, और एक हो गया हमारा रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो पैरेलल फॉर्म में कैपेसिटर्स को कुछ ऐसे लिखते थे, सभी बच्चों को याद होगा, ठीक है। हम लोग सबको ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, सभी का फर्स्ट पॉइंट एक साइड पे एक एंड पे और दूसरे वाले को दूसरे एंड पे, ये हमारा सेल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। और इसको हम ऐड करते हैं, पोटेंशियल भी है। सपोज इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो यहाँ 3 डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जिसको हम Q1 Q2 और Q3 कह रहे हैं। और ये तीनों अलग अलग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो C1 C2 C3 है, ठीक है। लेकिन एक बात गौर करोगे, ये तीनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस एंड पे पोटेंशियल 0 और इस एंड पे भी मानते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर क्या होगा, V - 0 = V। इसके लिए भी सबके लिए सेम होगा, यानी कुल मिला के कहें तो पोटेंशियल सेम, लेकिन चार्ज हो गया डिफरेंट हो रहा है, ठीक। तो हमारे पास जो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो मान आया था वो CP = C1 + C2 + C3, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट मान था जिसको हम C2 से इंडिकेट कर रहे थे। अगर हम यही रेसिस्टेंस से बात करें तो याद करो रेसिस्टेंस को भी कुछ इस तरह से हम लोग पैरेलल फॉर्म में ऐड किए थे, तो एक पॉइंट पे लाकर हम लोग ऐड किए हुए थे। ये सारा टॉपिक क्लास 10th में है, ये टॉपिक हम लोग पढ़े हुए थे। यहाँ पे अगर हमारा रेसिस्टेंस R1 R2 और R3 हो और यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो भी चार्ज यहाँ 3 पॉइंट में डिवाइड हो रहा था, यानी करंट जो है वो यहाँ भी चेंज हो रहा था, करंट इज चेंज, या फिर डिफरेंट हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल ये हमारा क्या होता था, सेम हो रहा था, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट में भी V और 0 है तो इस पॉइंट के लिए भी V - 0 = V, प्रत्येक के लिए वही सिचुएशन आया था। लेकिन यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट मान आया था पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस के लिए, अगर हम R की बात करें तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, कुछ ऐसा हमारे पास रिजल्ट आया था। हम तुमको ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि जो हमारे पास C है, जो सीरीज फॉर्म में हमारे पास कैपेसिटर्स का जो रिजल्टेंट मान आया था, सेम उसी कैपेसिटर्स को अगर हम लोग पैरेलल फॉर्म में जोड़ेंगे और जो मान आएगा
तो वैसे सिचुएशन में ध्यान रखोगे कि हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मान आएगा वो ग्रेटर होगा सीरीज फॉर्म में, सीरीज फॉर्म की तुलना में, ठीक। इससे रिलेटेड मैथ भी हम लोग इसी टॉपिक्स में देख चुके हैं। फिर से रिमाइंड कर लो कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो उसमें उस समय जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए बैटरी को प्लस में, माइनस को माइनस में, ठीक है, वो जोड़ने के लिए कहता है कि दो या दो से अधिक बैटरी को जोड़ते हो तो सबको प्लस टर्मिनल को एक साथ, माइनस वाले टर्मिनल को हम लोग एक साथ जोड़कर वहाँ पर कॉम्बिनेट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख लो कि इस सिचुएशन पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रेसिस्टेंस का जो मान आया था पैरेलल फॉर्म में और रेसिस्टेंस का जो मान आया था सीरीज फॉर्म में, यहाँ पर सीरीज फॉर्म का जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा पैरेलल फॉर्म की तुलना में, ठीक है, क्योंकि पैरेलल फॉर्म में रेसिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो सीरीज फॉर्म में कैपेसिटर था वो रेसिप्रोकल था। यहाँ सीरीज फॉर्म में कैपेसिटर कम है और यहाँ पर पैरेलल फॉर्म में रेसिस्टेंस कम है। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक था जो हम लोग को पढ़ना था। आई होप कि तुम लोग सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो वो टॉपिक के इसी चैनल के वीडियो में जाकर देख लेना, सभी का डिटेल और सेपरेट वीडियो बनाया गया है। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। एक बात और तुम लोग को रिमाइंड करवा देना चाहते हैं कि इस टॉपिक में एक क्वेश्चन बाकी है जिसमें वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके सेपरेट वीडियो हम लोग इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे जिसमें कि ये तुमको हम अच्छे से समझा सकें कि वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। लेकिन उसके जो नोट्स होंगे वो तुमको खुद बनाने होंगे क्योंकि वो नोट्स ऑनली पूरी तरह से लैंग्वेज पे है, ऑन लैंग्वेज है। लेकिन तुमको हम इतने अच्छे से समझा देंगे कि तुमको ऑन लैंग्वेज लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले वन डे ग्राफ जनरेटर को बुक से थोड़ा बहुत भी पढ़ के रखना ताकि जब हम इस वीडियो को बनाएंगे तो वहाँ पे तुमको समझने में सुविधा होगी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो वन डे ग्राफ जनरेटर देखेंगे जिसमें हम लोग टोटल उसकी वर्किंग प्रोसेस को एज लाइक गेम की तरह तुमको समझा देंगे ताकि तुम ऑन लैंग्वेज आसानी से नोट्स को लिख सकते हो।